मनसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ऐ उन् ऋल् ऋक् ए ओम् ऐ औच् अयवरट् लण् ञमगणनं झबै घडदश् जबगडदश् कप चट स च टतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशाणां तालु ऋतुरषाणां मूर्धा ऋतुलतानां दन्ताः उपूपद्माणीयानाम् ओष्ठौ ञमगणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्ठं वकारस्य दन्तोष्ठं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य। पृष्ठं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषद् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव। संवार नादघोष विवार अघोष श्वास। तो संवार नादघोष हषः विवार अघोष श्वासः करः। वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा अंतस्थानाम् अल्पप्राणः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ ऊष्मणां महाप्राणाः। सो कल के कक्षा में कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने प्राकृतिक कार्य दात्वादेहे शहसह और उसका अपवाद वार्तिक सुब्धातु ष्टिवु ष्टिवु षष्कादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। ये इसका करस्पॉन्डिंग वार्तिक पढ़ा और उसके बाद नोणः सूत्र इदितोनुम धातोः और उपदायाम च, ये चार प्राकृतिक कार्य हमने पढ़े। उसके बाद अडागम और आडागम लुंग लंग लृंग षडुदात्तः और आडजादीना लुंग लकार लंग लकार और लृंग लकार, इन तीन लकारों में हलादी धातुओं के लिए अटागम होगा और अजादी धातुओं के लिए आट आगम होगा। तो वेनेवर जब भी आप क्रियापद को आप देखेंगे, शुरुआत में अगर अकार होगा तो उससे अकार से समझ सकते हैं कि ये इधर लुंग लकार हो सकता है, लंग लकार हो सकता है या लृंग लकार हो सकता है। बाकी लकारों में ये अटागम या आटागम नहीं होगा। हाँ, पर केवल तीन लकारों में, और पर्टिकुलरली सार्वधातुक प्रक्रिया में लंग लकार अभी सीखेंगे, लुंग और लृंग का अभी नहीं देखने वाले। तो लंग लकार में ये अडागम या आडागम होगा। और आठ आगम होने के बाद तुरंत एक सूत्र हमको अप्लाई करना है, आठश्च सूत्र। स्क्रीन शेयर करता हूं। तो आठश्च सूत्र क्या कहता है कि आठः अचि परे पूर्व परयोः एका वृद्धि ही स्यात् संहितायाम। तो आठ के बाद अच होगा तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा। एकादेश इटसेल्फ मीन्स दैट इट हैज टू रिप्लेस पूर्व एंड पर बोथ। पूर्व और पर दोनों को हटा के जो आदेश बैठता है उसको एकादेश कहते हैं। तो आठश्च सूत्र। तो इस संदर्भ में ये आठश्च सूत्र एक्चुअली देखेंगे तो ये तीन सूत्र का अपवाद है। अकह सवर्णे दीर्घ का अपवाद है, आद्गुण और वृद्धि रेचि, इन तीन सूत्र का अपवाद सूत्र है। तो इसीलिए मैं पहले, ये तीन सूत्र का अपवाद है तो इसको आठच सूत्र का संपूर्ण तरह से समझने के लिए मैं आद्गुण सूत्र का प्रारंभ किया था। तो आद्गुण सूत्र
तो आद्गुणक सूत्र क्या कहता है? आद्गुणक सूत्र कहता है कि अवर्णात् अचि परे पूर्व परयोः गुणैकादेशः भवति। अवर्ण के बाद अच परे होने पर, हाँ, अवर्ण के बाद अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण एकादेश होगा, गुणादेश होगा। तो इसके लिए अनेक उदाहरण हमने देखा। इसमें कुछ संशय है। देव प्लस इंद्र है, कैसे देवेंद्र हुआ है? स्थानेंत्र तम भी उपयोग होगा, क्योंकि गुण में तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शंस को चूज करने के लिए आपको सदृशतम वर्ण को चूज करना है। और इधर आपको समझना है कि स्थानी इज बेसिकली पूर्व और पर दोनों का। देव प्लस इंद्र में हियर हमको गुण एकादेश करना है। गुण एकादेश मतलब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर। तो इसीलिए आपको सदृशतम वर्ण को चूज करने के समय स्थानी का, स्थानी देवेंद्र में क्या है? अकार और इकार। तो दोनों का उच्चारण स्थान को एक साइड में रखिए। अकार का उच्चारण स्थान कंठ, इकार का उच्चारण स्थान तालु। तो स्थानी का उच्चारण स्थान में कंठ और तालु दोनों है। और अभी आदेश में तीन ऑप्शन है, आ ये वो। आ का उच्चारण स्थान कंठ, ये का कंठ तालु, वो का कंठोष्टम। तो तीनों में से सदृशतम वर्ण क्या होगा? एकार ही होगा। हाँ। सो अब एकादेश के सूत्र में हमेशा आपको सदृशतम वर्ण चूज करने के समय स्थानी में दो वर्ण रहेगा, पूर्व वर्ण पर वर्ण। दोनों का उच्चारण स्थान रखने का है, दोनों का उच्चारण स्थान को देखना है। उसके सदृशतम वर्ण क्या है वो चूज करना है। केवल आकार इको एणची में इक के स्थान पर यणादेश होता है। तो द पर निमित्त अच के उच्चारण स्थान को देखने का जरूरत नहीं। स्थानी केवल इक है। पर इधर जब भी एकादेश करेंगे, एकादेश में स्थानी इज बेसिकली टू, द पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों का उच्चारण स्थान देखना है। ठीक है। इसी तरह महा प्लस ईश, महेश, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम। ये आद्गुण सूत्र बहुत ही वेरी फंडामेंटल संधि सूत्र। संधि सूत्रों में सम ऑफ द मोस्ट बेसिक संधि सूत्र सर इको एणची, आद्गुण है, वृद्धि रेची, ये सब। सो आद्गुण का सूत्र पढ़ने के बाद तुरंत इसका इमीडिएटली रिलेटेड टू दिस सूत्र इज वृद्धि रेची। वृद्धि रेची आप किधर, इसका तुरंत अगले सूत्र देखिए। वृद्धि रेची का अर्थ क्या है? आवर्णात येच वर्णे परे संहितायां पूर्व परयोः एक वृद्धि एकादेशः भवति। सो अभी देखिए, आद्गुणः से आवर्णात अच वर्णे परे ऐसा बता दिया, पर वृद्धि रेची में आवर्णात येच वर्णे परे। सो इफेक्टिवली स्पीकिंग आद्गुणः का काम, आद्गुणः का एरिया से कुछ एरिया को वृद्धि रेची छीन लिया। वृद्धि रेची हैज कैप्चर्ड certain area from the आद्गुण, आद्गुण का सूत्र। therefore आद्गुण का सूत्र आवर्ण से, although the सूत्र says that आवर्ण के बाद अच परे, पर उस अच में से येच को वृद्धि रेची ने छीन लिया। तो therefore आद्गुण का सूत्र effectively it will apply only for आवर्ण के बाद अक परे, आई उन रिल ऋग, अक परे होने पर ही आद्गुण का सूत्र अप्लाई होगा। आवर्ण के बाद एच परे होने पर वृद्धि रेची ही अप्लाई होगा। सो आवर्ण के बाद एच वर्ण परे होने पर वृद्धि एकादेश होगा। हाँ, अगेन इट इज एन एकादेश। तो उदाहरण देखिए, कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम। सो अकार के बाद एकार है। सो अभी वृद्धि रेची सूत्र से, वृद्धि रेची सूत्र अप्लाई करना है। तो अकार का उच्चारण स्थान कंठ, एकार का उच्चारण स्थान कंठ तालु।
तो वृद्धि में तीन ऑप्शन है। सदृशतम वर्ण क्या होगा? आई। आई। आई होता। अवगतम व सबको समझ में आया ये? सर्वेभ्यः अवगतम व? आम प्रभु। हाँ। So I will be the Sadrishatama Varna. A is only Kanta, I is Kantatalu, O is Au is Kantoshtam. So therefore I का एकादेश करना है, इसलिए कृष्णैकत्वम। आकार और एकार दोनों को रिप्लेस करके कृष्णैकत्वम। अनदर एग्जाम्पल, ललिता प्लस एकत्वम। इधर दीर्घ आकार है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है। सवर्ण ग्राहक सूत्र इधर उपयोग होगा, क्योंकि अविधीयमान अण और उदित सवर्णों को ग्रहण करेगा। दिस आकार इज द अविधीयमान अण। अविधीयमान अण के अंदर आता है, इसलिए सवर्ण कैन बी कंसिडर्ड। देयरफॉर वृद्धि रेचि विल आल्सो अप्लाई हियर, ललिता प्लस एकत्वम। तो ललितैकत्वम। देव प्लस ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। ललिता प्लस ऐश्वर्यम, ललितैश्वर्यम। जल प्लस ओग है, आकार के बाद ओकार है, अगेन वृद्धि रेची। सो विच विल कम? आ, आई एंड आउ। तीनों में से कौन सा आएगा? स्वाति माता जी आओ आप आओ बताइए। आओ स्वाति आओ माता। आओ। आउ। स्वाति माता जी आपको समझ में आया? जी समझ में। नहीं है? हाँ, समझ में आ रहा है प्रभु जी। ठीक है। हाँ, जलौग है। उसी तरफ गंगा प्लस ओग है, गंगौग है। कृष्ण प्लस औचित्यम, कृष्णौचित्यम। गंगा प्लस औचित्यम, गंगौचित्यम। सो इस तरफ आद गुण है, वृद्धि रेची, वेरी फंडामेंटल संधि सूत्र। और उसके बाद और एक तीसरा सूत्र है, अकह सवर्णे दीर्घ। ये हम पढ़ लिए क्या? अकह सवर्णे दीर्घ। हाँ प्रभु जी। याद नहीं, पर एनीवे विल एक्सप्लेन। तो अक वर्णात सवर्णे अच वर्णे परे। अक के बाद सवर्णे अच वर्णे परे संहितायाम दीर्घ एकादेशः भवति। दीर्घ एकादेशः भवति। इफ इट इज एकादेश, देयर इज नो नीड टू स्पेसिफिकली मेंशन पूर्व परयोः। पर पर स्पष्टार्थम, स्पष्ट रूप से कहने के लिए अर्थ में पूर्व परयोः ऐसा कहा हुआ है। एकादेश इंप्लाइज दैट पूर्व पर दोनों के स्थान पर यह आदेश करना है। सो दीर्घ एकादेश करना है। तो अक वर्णात सवर्णे अच परे, अच वर्णे परे। सो अक प्रत्याहार इज दिस। अच प्रत्याहार इज एंटायर स्वर। उदाहरण देखिए, दैत्य प्लस अरिहि। तो दैत्य प्लस अरिहि, इधर एक्चुअली आद गुण का अप्लाई हो सकता है। आ के बाद अच, आकार के बाद अच परे होने पर मतलब आद गुण का अप्लाई होगा। पर आद गुण को बाद के इधर अकह सवर्ण दीर्घ अप्लाई हो रहा है। आ के बाद ये सवर्ण अच होगा तो, आकार के ही सवर्ण होगा तो आपको आद गुण का नहीं अप्लाई करना है। आद गुण का अपवाद सूत्र अकह सवर्ण दीर्घ करना है। इसलिए दैत्य प्लस अरिहि, दैत्यारिहि होगा। गंगा प्लस अरिहि, इधर आद गुण कैन बी अप्लाइड, क्योंकि आद गुण सेज दैट आ के बाद अच परे। हाँ, पर अकह सवर्ण दीर्घ, it is taking away, वृद्धि रेची has taken away certain area from आद गुण है। And similarly अकह सवर्ण दीर्घ is also taking say certain area from आद गुण है। So whenever अक के बाद सवर्ण अच परे होने पर आपको अकह सवर्ण दीर्घ ही करना है। आद गुण में भी अप्लीकेबल और वृद्धि रेची में भी अप्लीकेबल, पर आपको वृद्धि रेची तो अप्लीकेबल नहीं होगा।
पर आद गुण, इवन इफ आद गुण है इज अप्लीकेबल, आद गुण का काम करने का जगह है, पर फिर भी आक का सवर्ण दीर्घ ही अप्लाई करना है आक के बाद सवर्ण अच परे होने पर। तो कृष्ण प्लस आतिथ्यम, इधर भी आद गुण का अपवाद में अक सवर्ण दीर्घ ही अप्लाई करना है, कृष्णातिथ्यम। सीता प्लस आतिथ्यम, सीतातिथ्यम। तो दीर्घ एकादेश विल बी आकार ओनली। हाँ, और अदर एग्जाम्पल सी, शची प्लस इंद्र है। सो अक के बाद सवर्ण अच, अक, इकार कम्स विद इन द अक, उसके बाद इकार के ही सवर्ण इकार ही बैठा है। तो इसीलिए इधर इधर भी आद गुण का अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी आद गुण का इधर अप्लाई नहीं होगा, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ आद गुण है, इज ओनली अकह सवर्ण दीर्घ ओनली। तो शची प्लस इंद्र है, शचीन्द्र है, दीर्घ एकादेश है। उसी तरफ नदी प्लस इंद्र है, हाँ? इकार के बाद सवर्ण, दीर्घ इकार के बाद सवर्ण, उसके ही सवर्ण इकार, अकह सवर्ण दीर्घ एकादेश नदीन्द्र है। मुनि प्लस ईश है, मुनीश है। श्री प्लस ईश है, श्रीश है। सीता प्लस आतिथ्यम, सीतातिथ्यम। अदर एग्जाम्पल्स, बाणु प्लस उदय है, बाणु प्लस उदय है, बाणुदय है। भू प्लस उदय है, दीर्घ एकादेश, भूदय है। शिशु प्लस ऊति, शिशुति। वधु प्लस ऊति, वधूति। ऋवर्णात् पर है, ऋवर्ण के सवर्ण, ऋवर्ण के सवर्ण ऋवर्ण हो सकता है या लवर्ण भी हो सकता है, क्योंकि ऋकार और लकार के बीच में सवर्ण है। तो पितृ प्लस ऋणम, दीर्घ एकादेश, पितृणम। होतृ प्लस लकार है, ऋकार का सवर्ण लकार है, इसलिए इधर भी दीर्घ एकादेश क्या होगा, होतृकार है। हाँ, इस तरफ है। तो इसमें कुछ वार्तिक है, उसको अभी देखने का जरूरत नहीं। और इस तरफ अकह सवर्ण दीर्घ है। तो ये तीन सूत्र समझ में आया क्या, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक संधि सूत्र है। आद गुण है, वृद्धि रेची, अकह सवर्ण दीर्घ है। इसमें कुछ संशय है? Very clear, Prabhuji. I'm हम्म। sorry to ask one more question here. These three sutras are very, very clear explanation you given. One more sutra is there, Ato Gune, but there is no relation between the particular class. Can you explain Vad Gunaha and Ato Gune and 97 sutra number? Yeah, Same Ato 6 Gune, we number. will see that. Ato Guna and Ad Gunaha. Is there, what is the difference, main difference? Ato Gune we will see in Yeah, this okay. class Okay. only. Okay. After some time we will Okay. see that. Okay, Prabhu. We'll see that. So now अभी आठर्च्य सूत्र में आइए। ये आठर्च्य सूत्र है। सो आठ आगम अजादि धातुओं के लिए आएगा, लुंग लकार, लंग लकार और ऋंग लकार में। सो देर इज अट, अट से अजादि धातु, इसको आठ आगम आएगा। तो अभी देखिए, आ प्लस अट, इधर क्या सूत्र होना चाहिए, अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होना चाहिए, क्योंकि अक के बाद सवर्ण अच है। पर आठश्च सूत्र इस अपवाद फॉर अकह सवर्ण दीर्घ, because आठश्च स्पेसिफिकली सेइंग दैट आठ के बाद अच होने पर आपको वृद्धि एकादेश करना है। सो देयरफॉर अकह सवर्ण दीर्घ से भी आपको आकार ही आएगा। हाँ, आठश्च सूत्र से भी वही सेम फॉर्म विल कम, बट यू हैव टू अप्लाई आठश्च ओनली, बिकॉज आठश्च सूत्र इधर अकह सवर्ण दीर्घ का अपवाद सूत्र है, बिकॉज स्पेसिफिक कंडीशन इज मेंशन आठ के बाद अच परे होने पर। तो आ फॉलोड बाय अट, अट इज द धातु हियर, अजादि धातु, इधर आठ आगम हुआ है, therefore अकह सवर्ण दीर्घ अप्लाई नहीं करना है, आठश्च सूत्र से वृद्धि एकादेश करके आपको आठ करना है। अनदर एग्जाम्पल, आप धातु, इधर भी वृद्धि आठ आगम आ रहा है, इधर भी अकह सवर्ण दीर्घ इज अप्लीकेबल, अकह सवर्ण दीर्घ इज अप्लीकेबल। इनफैक्ट आद गुण इज आल्सो अप्लीकेबल।
अकार के बाद अच है, पर आद गुणक का अपवाद अकह सवर्णी दीर्घ, पर अकह सवर्णी दीर्घ का अपवाद इधर आटच है, तो आटच से वृद्धि एकादेश करके आप करना है। और अदर सी द अदर एग्जांपल्स, ईश धातु, जैसे अजादि धातु आठ आगम आएगा, तो आ प्लस ईश, तो नॉर्मली इधर क्या होना चाहिए, इधर आद गुणक सूत्र से आपको गुण एकादेश करना है, आद गुणक सूत्र से, पर आद गुणक का अपवाद सूत्र आटच, आटच से आपको इधर वृद्धि एकादेश करना है, इसलिए इधर क्या होगा, आईश आ गया। अगर आद गुणक करेंगे तो आपको अनिष्ट रूप आएगा, रॉन्ग फॉर्म विल बी जनरेटेड, येश आएगा, पर इधर वृद्धि एकादेश करके आईश। इसी तरफ अदर एग्जांपल्स, आ प्लस ईक्ष, हाँ, इधर भी आटच सूत्र से वृद्धि एकादेश करके आईक्ष, आ प्लस उष, हाँ औष आएगा, आ प्लस उष में इधर इधर भी आद गुणक सूत्र से गुण एकादेश प्राप्त है, पर आटच अपवाद सूत्र है। So O should have come instead O. हाँ, यस। एंड आ प्लस रिद, आ प्लस रिद में इधर भी आद गुणक सूत्र से नकार हो जाएगा। गुण एकादेश होके उसके बाद उरण रपर करके आर्द, ऐसा आद गुणक सूत्र से प्राप्त होता है, पर इधर आटच सूत्र से आपको वृद्धि एकादेश करना है। इधर भी फाइनल फॉर्म विल बी सेम ओनली, बट यू हैव टू अप्लाई आटच ओनली। द फाइनल फॉर्म इन द केस ऑफ आ प्लस रिद, इफ यू डू द आ प्लस रिद, इफ यू डू द आद गुणक सूत्र, इट विल बी अर्ध, गुण एकादेश करके उरण रपर करेंगे तो अर्ध आएगा, बट दैट इज अ रॉन्ग फॉर्म। बट आटच सूत्र से वृद्धि एकादेश करके उसके बाद उरण रपर करना है, इसलिए आर्ध रूप आएगा। और सिमिलरली आ प्लस येद में इधर वृद्धि रेची प्राप्त है, वृद्धि रेची इस पर उसका अपवाद सूत्र आटच सूत्र, तो इसलिए वृद्धि रेची से भी आपको वृद्धि एकादेशी होगा, पर उसका वो नहीं करना है, आटच सूत्र से वृद्धि एकादेश करना है। although the final form will be same through both the sutras, but you have to do the आटच sutra only. Aid, a plus ok, auk. So in this way, in understanding आटच, we have understood three other sutras: akah, savarne, dirghah, ad gunah, and vriddhi rechi. Prabhu, just a quick clarification. So, if anyway this has to be applied, so then is it proper to understand that akaha savarne dirghaha, then it's only starting from so e, so ikaha, because anything related to a, then we have to either apply ad gunaha or the vriddhi or the adagam. No. See, akara followed by savarna akara, you have to apply akaha savarne dirgha. So ad gunaha is akara followed by ach, but out of the ach, h is taken away by vriddhi rechi. So ad gunaha is eventually left with akara followed by ak. But so even within that also, akaha savarne dirgha has taken away certain area. आकार के बाद सवर्ण आकार होगा तो, आकार के बाद सवर्ण आकार होगा तो आद गुणक सूत्र से आपको गुण एकादेश करके आकार ही आएगा, पर अकह सवर्णे दीर्घ अप्लाई करके दीर्घ एकादेश करना है। सो अकह सवर्णे दीर्घ आकार के बाद सवर्ण अच होगा तो, दैट्स व्हाट आई शोड दिस एग्जांपल। सी दैत्य प्लस हरिहि, दैत्य प्लस हरिहि, आकार फॉलोड बाय आकार, so here akar followed by akara, by ad gunaka sutra what will come? Guna ekadesha. Guna ekadesh means out of the three letters only the hrasva akara will come. Daitya. But when the akara followed by savarna akara, then you have to apply akaha savarne dirgha, because it is a more specific sutra. Ak followed by savarna, it's a more specific sutra.
So therefore you have to apply this only instead of Ad Guna. So by this sutra you will get Dirgha Ekadesha. Dirgha Ekadesha will be Daityarihi. By Ad Gunaha you will get Daityarihi. The wrong form will be generated. Akara Savarna Dirgha you will get Daityarihi. Gangarihi. Krishnatityam. Sitatityam. ऐसा. Yes, bro. I'll just come in 2 minutes. So if we see, Ad Gunaha is a larger set. Vriddhi Rechi is a smaller set. And then another smaller set is the Akaha Savarna Dirgha. So always Panini Vyakaran में एक सूत्र उत्सर्ग सूत्र सामान्य सूत्र रहेगा. And then another sutra will be Apavada Sutra. So Vriddhi Rechi is a Apavada Sutra for Ad Guna. Akaha Savarne Dirgha is another Apavada Sutra for Ad Guna. Artascha Sutra acts as an Apavada Sutra for Akaha Savarne Dirgha in some cases. और वही आठच सूत्र आद गुण सूत्र के अपवाद सूत्र के रूप में कुछ केस में काम कर रहा है. और वृद्धि रेचि के इट आल्सो एक्ट्स एज एन अपवाद सूत्र फॉर वृद्धि रेचि इन सम केसेस. So like that I have to say. Yes, Prabhu, and the order and the logic of application is decided because of the sequence in it. It's organized, right? So the Artascha is coming 6-1-90, so it comes after Akaha. Not because of the number here. The logic is not because of the number. The logic is because, say for example, if we take Ad Gunaha and Vriddhi Rechi. So Ad Gunaha, the sutra says that Akar ke baad Ach pare hone par Guna Ekadesh hoga. Vriddhi Rechi says that Akar ke baad Ech pare hone par. So here it's not because of the sequence of the sutras. It's a subset. Suppose if the वृद्धि रेची आकार के बाद एच परे होने पर अकॉर्डिंग टू आद गुण है यू कैन डू द आद गुण है गुण एकादेश यू कैन डू. सो देन इफ यू डू द गुण एकादेश देन द सूत्र विल बिकम रिडंडेंट. वृद्धि रेची सूत्र इटसेल्फ विल बिकम रिडंडेंट. if you apply ad gunaha only in whenever there is akara followed by h, then the Panini Rishi Sutra will become redundant. So, but no Sutra can be redundant because one of the definition of a Sutra itself is that Astubam Anavadyam cha. Not even a single letter is redundant in a Sutra. That is one of the definition of a Sutra. Then how can the entire Sutra be redundant? So therefore, whenever A के बाद H परे होने पर आपको वृद्धि रेची ही करना है. If you don't do Vriddhi Rechi, if you do Ad Guna hai, then the Vriddhi Rechi Sutra will become redundant and Panini Rishi cannot give us some redundant Sutra which is useless. That is the logic here. Yes, bro. So then this becomes a subset of that. So hence we apply this Vriddhi Rechi first, but then if there is an application of Adagam within that, then we go for the Adagam. Artascha. Otherwise, because if the art like compared to Vriddhi Rechi, within Vriddhi Rechi and Artascha, Vriddhi Rechi is a Samanya Sutra, Artascha is a Apavada Sutra. And some places Ad Gunaha acts as a Samanya Sutra and Artascha acts as a Apavada Sutra. Like that. Yes. प्रभु जी क्वेश्चन था. हाँ. जो दूसरे टैब में आपने एग्जांपल दिखाया ना सीतातिथ्यम, उसमें मतलब त का थ हो रहा है तो
कुछ अलग सूत्र काम कर रहा है क्या वहां पे? कृष्णातिथ्यम सीतातिथ्यम। ये अक सवर्ण दीर्घ ही हो रहा है, त का कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। अकार के बाद आकार है, तो दीर्घ एकादेश कृष्णातिथ्यम। आकार के बाद आकार है, अक फॉलोड बाय सवर्ण अच, therefore दीर्घ एकादेश सीतातिथ्यम। मेरे ख्याल दो तो आ रहे, इसलिए कुछ हो रहा है क्या परिवर्तन? कृष्णा और सीता देखे तो तिथ्यम और थित्यम ऐसा है। अच्छा, ओ से आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन द टाइपिंग हियर। सीतातिथ्यम, देयर इज अ मिस्टेक, सम टाइपिंग एरर हियर। तकार पहले हो गया ना, द टाइपिंग एरर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो therefore आटश्च अकः सवर्णे दीर्घ आद्गुणः वृद्धिरेचि। हाँ, तो विकर्ण प्रत्यय वी ऑलरेडी स्टडीड। तो अभी आगे जाएंगे। हाँ, प्रभु जी, आडागम मतलब अट और आटी है ना? या आडागम। हाँ, तो अगेन इज बिकॉज ऑफ द संधि। हाँ। आट इज द आगम एक्चुअली। आट इज द आगम। आट आगम, इसको संधि करेंगे तो आडागम हो जाता है। कौन सा संधि हुआ है इधर? तेम जलाम जशोन्ते। जलाम जशोन्ते। जलाम जशोन्ते, पदांत जल को जश्व होता है। पदांत जल को जश्व होता है, इसलिए आट का टकार का जश्व मतलब वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाता है। इसलिए आट आगम, व्हेन वी से विदाउट अ ब्रेक, इफ आई से विद संहिता, विदाउट संहिता, इफ यू से आट आगम ऐसा कह सकता हूं। पर विदाउट अ ब्रेक with the samhita, if you say you have to do the sandhi, so therefore takara will become dakara, adagama ऐसा कहेंगे। The actual agam is art, but because of sandhi when we are saying adagama ऐसा बता दिए। उसी तरह अडागमा। मतलब अब बस वो ट से हमको पता चलेगा कि ये तीन सूत्र नहीं लग के आटस्च लगाना है, नहीं तो बाकी इसमें वृद्धिरादेश अधिंगुना नहीं नहीं, नहीं। वो जो तीन सूत्र है हाँ, अकः उसमें सवर्ण दीर्घ आद्गुणः वृद्धि रेचि। हाँ, वृद्धिरेचि, उसमें जो अ है और इसमें जो अ है वो ट के साथ आया तो आटस्च लगना। हाँ, ये आटश्च का आ है। हाँ। हाँ, see, in the case of अकः सवर्ण दीर्घ, हम्म। दैत्य प्लस हरिहि और कृष्णा प्लस आतिथ्यम, उधर that आकार इज दैट नॉर्मल सम सिंगल वर्ण आकार है। पर हम्म। इधर जो आठ आगम का आकार है, हम्म। तो देखो स्पेशल आकार है, आठ आगम का आकार है, उसके बाद अच है। इसीलिए आपको वृद्धि एकादशी करना है आठश्च सूत्र से। ठीक है। सो अभी देखिए, मूल धातु इत्संज्ञा लोप, ये स्टेप हम पढ़ लिया। प्राकृतिकानि कार्याणि ये भी पढ़ लिया। लकार विधेयक सूत्र ये पढ़ लिया। अडागम आडागम, उसके साथ आठर्च सूत्र वो भी पढ़ लिया। लकार के स्थान पर तिप आदेश आएगा, तिप्त जी सिप्तस्त, ये भी पढ़ लिया। और विकर्ण प्रत्यय, गण के आधार पर विकर्ण प्रत्यय बदलता है, ये भी पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप भी बहुत लंबा स्टेप है, मोर मिनी सूत्र सरदर। विकर्ण निमित्त अंग कार्यम फॉलोड बाय संधि कार्यम। सो नाउ देयर इज अ धातु विकर्ण प्रत्यय एंड तिंग प्रत्यय। हाँ, धातु को अटागम या आटागम लंग लकार में होगा, लंग लकार लुंग लकार लृंग लकार। बाकी लकारों में तो अटागम आटागम का सवाल ही नहीं है। तो धातु विकर्ण प्रत्यय तिंग प्रत्यय है।
अभी विकरण निमित्त अंग कार्य और फॉलोड बाय संधि कार्य। सो इसका क्या क्या सूत्र है अभी वो पढ़ने वाले हैं। अभी सामान्य अंग कार्यम, सामान्य अंग कार्य के सूत्र पढ़ने वाला है। तो पहले अंग का डेफिनेशन क्या है, ऑलरेडी एक बार मैं बताया हूं, बट स्टिल एक बार देखेंगे। अंग संज्ञा, अंग इज अ संज्ञा। सो यू कैन अगेन सी दैट अंग नकार फॉलोड बाय गकार, इधर क्या संधि हुआ है, नुमागम। अनुस्वार से यही परसवर्ण है। हाँ, पहले अनुस्वार था, अनुस्वार को परसवर्ण आदेश होके, अनुस्वार का परसवर्ण आदेश होके नकार हो गया, इसलिए अंग संज्ञा। जैसे कल भी ने पढ़ाए थे ना, गंगा में दैट नकार इज बिकॉज ऑफ अनुस्वार से यही परसवर्ण है, उसके मूल में अनुस्वार था, दैट अनुस्वार इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू परसवर्ण आदेश। सो अंग संज्ञा, व्हाट द सूत्र, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यये अंगम। Actually, this is a very detailed sutra, but we will see the preliminary first level meaning. यह प्रत्ययः यस्मात् क्रियते तद आदि शब्द स्वरूपम तस्मिन् प्रत्यये परे अंग संज्ञम स्यात्। सो हर एक वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। दट प्रत्यय यस्मात् क्रियते, to which entity you are attaching, and to which entity you are attaching, and प्रत्यय के आदि शब्द स्वरूप, जिस प्रकृति से उस प्रत्यय को जोड़ रहे हैं, उस प्रत्यय के आदि शब्द स्वरूप तस्मिन् प्रत्यय परे, उस प्रत्यय रहने के समय, द प्रत्यय शुड बी एग्जिस्टिंग, द प्रत्यय शुड नॉट बिकम लोप। प्रत्यय रहने के समय उस प्रत्यय के अंग को उस आदि शब्द स्वरूप को कहेंगे, प्रत्यय के आदि शब्द स्वरूप को उस प्रत्यय के अंग ऐसा कहेंगे। दैट विल गेट द अंग संज्ञा फॉर दैट प्रत्यय। सो एग्जाम्पल, भू सत्तायाम, धातु, सत्तायाम इज द मीनिंग ऑफ द धातु, वादिगण का धातु है, परस्मैपदी और ये सेठ धातु है। सो भू धातु लट लकार में, लट लकार में लकार के स्थान पर तिप आदेश आता है। अभी तिप आदेश आ रहा है, और उसके बाद विकर्ण प्रत्यय, शप विकर्ण प्रत्यय आता है, वादिगण में कर्तरी शप। सो अभी देखिए, इन द फर्स्ट स्टेप, यह प्रत्यय, इफ यू टेक द शप प्रत्यय, शप प्रत्यय इज अटैच्ड टू व्हाट, शप प्रत्यय इज अटैच्ड टू धातु। यस्मात् क्रियते, भू इत्यस्मात्, भू धातु से शप प्रत्यय को अटैच कर रहे हैं। तो शप प्रत्यय के आदि शब्द स्वरूप क्या है, भू, भू इज आदि शब्द स्वरूप। तस्मिन् प्रत्यय परे, शपी परे, शप प्रत्यय परे होने पर उसके आदि शब्द स्वरूप को अंग संज्ञा मिलेगा। तो देयरफॉर भू इज द अंग फॉर शप प्रत्यय। अतः शपः अंगम भू इति, शप प्रत्यय का अंग भू है। सपोज इफ यू टेक तिप प्रत्यय, तिप प्रत्यय का अंग क्या होगा, यह प्रत्यय, दिस इज तिप प्रत्यय है। यस्मात् क्रियते, तिप प्रत्यय इज आल्सो इनिशियली अटैच्ड टू भू ओनली। तभी तिप प्रत्यय के आदि शब्द स्वरूप क्या है, आदि शब्द स्वरूप इज दैट भू प्लस शप, भू प्लस शप इज द आदि शब्द स्वरूप। So that will be the anga for tip pratyay. For shap pratyay the anga is only bhu, but for tip pratyay the anga is bhu plus shap. Another example. So chur dhatu ये दशम गण का धातु है। There are 10 ganas. The 10th gana is the churadi gana. In the churadi gana, all the dhatus, first we have to attach the nich pratyaya
and then we have to generate the atideshika dhatu. The first step, you have to generate the atideshika dhatu by attaching the nich pratyaya, and then you attach the lakara, etc. So chur dhatu, and then you attach the nich pratyaya, and then the tip pratyaya will come, and then the shap pratyaya will come. Shap tip, the same vikarana pratyaya, shap vikarana pratyaya is there. So if we say nich pratyayasya anga, it will be chur. But shap pratyayasya angam chur plus nich. So nicham nimitti kritya angasya gunah chur ityatra ukarasya. So when you want to do your anga karya by taking nich pratyaya as the nimitta, then you have to do that karya in the anga called as chur, because chur is the anga for nich pratyaya. But if you want to do the anga karya for the shap pratyaya, then the anga for shap pratyaya will be chur plus nich. So therefore anga karya, whenever you want to do the anga karya, you have to understand that for which pratyaya the anga, for that pratyaya which is the anga, and then in that anga you have to do the anga karya. So anga karya is a very large section in the Ashtadhyayi. If you see the last sutra of the 6th adhyaya, last sutra of the see 6.4.1. 6.4.1 is the Angasya. It's an Adhikara Sutra. See, Angasya Adhikara, it spans entire 6th Adhyaya, 4th Pada, and the entire 7th Adhyaya. Asmat Sutrat Arabhya Saptamadhyayasya Anta Paryantam. मतलब 5 पाद में सप्तम अध्याय के अंत पर्यंतम सर्वेषु सूत्रेषु अंगस्य इति अध्याहारः कर्तव्यः. मतलब 6th अध्याय के 4थे पाद से शुरू होके 7वें अध्याय के अंतिम पाद तक जो भी सूत्र में कार्य बताया गया है वो सब अंग कार्य के सूत्र है. वो सब अंग कार्य के सूत्र है. So therefore अंग कार्य is a large section. तो अंग कार्य के सूत्र में, so therefore you have to understand what is anga. Anga is basically the उस प्रत्यय के आदि शब्द स्वरूप है. तो निच के अंग चुर है, पर शप प्रत्यय का अंग चुर प्लस निच है. शपम निमित्ती कृतस्य अंगस्य गुणः चुर ई इत्यत्र इकारस्य. शप को निमित्त रख के जो अंग कार्य करने वाले हैं वो चुर ई इसमें होगा. और लास्ट पॉइंट अबाउट अंग, suppose there is a upasarga. Upasarga means, I think I already mentioned that. Upasarga is a sanya. Upasarga kriya yoge. Upasarga kriya yoge, that is the sutra. I'll just mention that. Upasarga kriya yoge. So there is a particular set called as Pradigana. Pradigana has got 22 suffixes are there, 22 words are there. Pradigana. Starting with pra, para. You can see this 22 shabdas. Pra, para, apa, sama, anu, ava, nis, nir, etc. These 22 letters. ये प्रादिगण का शब्द क्रिया योगे, प्रादिगणे निर्दिष्टाः शब्दाः क्रियायाः योगे उपसर्ग संज्ञकाः भवन्ति. ये प्रादिगण के शब्द क्रिया से इनको योग होता है. At that time these shabdas they get the upasarga sanya. So one of the shabda is sam.
Sam is a pradigana shabda, pat is a dhatu. So sam gets the upasarga sanya. So if we say in lang lakara, I already mentioned that haladi धातुओं के लिए अडागम होगा. Now ये जो अडागम आपको किधर करना है? आर वी सपोज टू डू द अडागम सम के पहले करना है या पट के पहले करना है? सम और पट के बीच में करना है. दैट इज द क्वेश्चन हियर. आर वी सपोज टू डू द, इफ यू डू द अडागम सम के पहले आ संपट ऐसा रूप आएगा. इज इट अ करेक्ट रूप और द अडागम शुड बी डन बिफोर द पट? So that is the question here. So according to the sutra, yasmat pratyaviti sadadi pratyayangam. So yaha pratyaya is the lang lakara. So is lang lakara, this lang lakara is attached to the dhatu pat. Lang lakara is attached to the dhatu pat, and so lang lakar ke adi shabda swarupa pat hi hai. Lang lakara is not attached to the when you are attaching the lang lakara, the upasarga is not in the picture only. We are attaching the lang lakara only to the dhatu. So therefore, उस प्रत्यय का आदि शब्द स्वरूप पट ही है. इसलिए अडागम को आपको पट को करना है, नॉट फॉर सम प्लस पट. इसलिए अडागम किधर आके बैठेंगे? पट के पहले आके बैठेंगे. सो लंग लकार, यह प्रत्यय लंग यस्मात् क्रियते पट इत्यस्मात्. तद आदि शब्द स्वरूपम, उस प्रत्यय का आदि शब्द स्वरूप पट ही है. हाँ, तो देयरफॉर अडागम को पट को करना है. देयरफॉर अडागम विल कम सम and then adagam and then pat. Therefore the right form will be samapatat, not asampatat. This is a one detail you have to keep in mind. When there is a upasarga is there, upasarga plus dhatu is there, and then if you have to do the adagam ya adagam for the dhatu, then you have to do the adagam and adagam for the dhatu, not before the upasarga, but before the dhatu, because the anga sanya is only for the dhatu, that pratyay के आदि शब्द स्वरूप है, जिससे आप प्रत्यय लगा रहे हैं उस प्रत्यय के आदि शब्द स्वरूप है. The upasarga will not come into that picture in the anga here. Therefore the pat को ही आपको अंग अडागम करना है. So therefore sam and then adagama and then pat. प्रभु जी उपसर्ग एक बार कैन यू रिपीट? Upasarga, see, simple understanding, there is a pradigana. Pradigana is a set. इस प्रादिगण के अंदर 22 words are there. pra, para, apa, sam, anu, ava, nis, nir. These 22 words are there. Upasar, when these words, when they are joined with the dhatu, dhatu gives the kriya. Then at that time, these words, प्रादिगण के शब्द को उपसर्ग संज्ञा मिलता है. उपसर्गा क्रिया योगे, क्रिया के योग में प्रादिगण के शब्दों को उपसर्ग संज्ञा मिलेगा. And they are always in the front of the dhatu, Prabhu. Yeah, upasargas are attached only to the front. गुरुजी, शब्दों से पहले भी उपसर्ग लगता है कि नहीं? शब्द से पहले या प्रादिगण का शब्द प्रातिपदिक से भी लग सकता है. जैसे ये है पठित कत्वा तुमुन ल्यप, तो जैसे सम, जैसे पठित्वा, लेकिन जब उसमें सम लग जाएगा तो संपठ्य. हाँ, से जो शब्दों त्वा प्रत्यय, ये सब प्रत्यय है. त्वा तुमन प्रत्यय वगैरह प्रत्यय है, पर वो धातु के पहले जो सम प्रादिगण के शब्द है, धातु के पहले जब वो प्रादिगण के शब्द आता है, तो जब उसको उपसर्ग संज्ञा मिलेगा. प्रभु जी शार्ट में ऐसा बोलते हैं ना, उपसर्ग मतलब पहले लगाते हैं और प्रत्यय बाद में लगाते हैं, शार्ट में समझने के लिए. क्या उपसर्ग क्रिया के पहले आएगा, प्रत्यय क्रिया के धातु के बाद में आएगा. उपसर्ग संज्ञा धातु को मिल जाता है ना प्रभु जी? नॉट फॉर धातु.
हाँ, प्राधिगण के शब्दों को मिलता है। अच्छा। द सेम प्राधिगण शब्द when they are attached with the dhatu they get the उपसर्ग संज्ञा। ओके, हमको गुरुजी ऐसे बताया था कि जो शब्द के पहले मिलकर शब्दों के अर्थ में बदलाव लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हाँ, that is मतलब वो हिंदी में हम लोगों को ऐसे बोला था। हाँ, मैं सूत्र से बता रहा हूँ, उपसर्ग क्रिया योग है। तो उपसर्ग जब धातु से मिलते हैं, धातु का अर्थ संपूर्ण तरह से बदल सकता है। धातु ओरिजिनल मीनिंग में भी समथिंग, पर धातु का मीनिंग बिल्कुल पूरी तरह से बदल सकता है। अथवा धातु का अर्थ वही रह सकता है, उपसर्ग आने के बाद भी धातु के अर्थ में कुछ भी बदलाव नहीं दिखेगा, ये भी हो सकता है। या तीसरा, धातु के अर्थ को और थोड़ा एनहेंस कर सकता है। कैसे हिंदी में बोलेंगे, हाँ, और थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और थोड़ा धातु के अर्थ को और थोड़ा जोर दे सकता है। हाँ, जैसे प्रकृष्ट रूपेण, अतिशय अर्थ और थोड़ा द सेम अर्थ इज लिटिल मोर एम्फसाइज्ड मोर। प्रभाव तो द है। थ्री थिंग्स, उसका प्रभाव थोड़ा और थोड़ा बढ़ सकता है। तो उपसर्ग इस तरह तीन तीन तरीके से काम करेगा। धातु के अर्थ को बिल्कुल बदल सकता है, उसका एग्जाम्पल मैं भेजता हूँ आज के कक्षा के बाद। या धातु के अर्थ को वही अर्थ को रखेगा, नहीं तो वही अर्थ को थोड़ा एनहेंस करेगा। हाँ। तो इस तरफ आप अलग अलग उपसर्ग अलग अलग धातुओं से मिलके ऐसा डिफरेंसेस, हाँ, ये तीन कार्य कर सकता है। उपसर्ग जैसे चंद्रिका ऐसा एक किताब है, वही 5 वॉल्यूम का है एक्चुअली। कभी उपसर्ग कभी चंद्र, नेगेटिव शब्द भी बन जाते हैं, जैसे आचरण का अनाचरण। हाँ, अणु उपसर्ग ऑलवेज नेगेशन में आता है। गुण अणु और उपसर्ग, तो बस हमको वही ध्यान रखना है कि जब उपसर्ग होगा तो अंग में उपसर्ग इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, यस, ओके। वही मैं बताना चाहता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये एक लास्ट एग्जांपल है, सम प्लस अपठत, तो सम अपठत तो क्यों आया वो नहीं समझा मुझे। हाँ, समपठत वो प्रत्यय जोड़ के, वो प्रक्रिया में अभी वो नहीं बताए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय आएगा। तिप प्रत्यय का परिवर्तन होके समापठत, वो तकार फाइनल कैसे आया है वो अभी नहीं बताया हम। तो मेनली इस एग्जाम्पल में ये जो अडागम, जब उपसर्ग आएगा, उपसर्ग के पहले आपको अडागम नहीं करना है, धातु के पहले ही करना है। क्योंकि जब उपसर्ग होने के बाद भी वो उस प्रत्यय का अंग केवल धातु है, इसीलिए उस पट के पहले ही अडागम करना है, वही मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है। ठीक है, हम आगे जाते हैं। हाँ, तो अंगस्य, सो अंग संज्ञा ने समझ लिया। सो अस्मिन अधिकारे विहितानि कार्याणि अंग कार्याणि, इस अधिकार के अंदर जो 5 पाद में जो कार्य है वो सब अंग कार्य है। सामान्य अंग कार्य के सूत्र अभी जब देखने वाले हैं। सार्वधातु कार्य धातु का यो हो, सो इसमें अनुवृत्ति अधिकार के साथ संपूर्ण सूत्र के अर्थ क्या है? इगंतस्य अंगस्य गुणः स्यात् सार्वधातुक आर्धधातुकयोः परयोः। इगंत अंग, इगंत अंग मीन्स इक प्रत्याहार। इक प्लस अंत by जलाम जशवन्ते संति it becomes iganta. इगंतस्य अंगस्य, द अंग एंडिंग विथ इक लेटर, उसको गुण होगा सार्वधातुक आर्धधातुक परे होने पर। तो सार्वधातुक आर्धधातुक हम ऑलरेडी समझ लिए, तो इक को गुण होगा, इगंतस्य अंगस्य गुण है, अंग को गुण होगा, इगंत अंग को गुण होगा। तो ये गुण किधर होगा? अंतिम वर्ण में ही होगा। हमने परिभाषा सूत्र पढ़ लिए, अलोन्त्यस्य परिभाषा सूत्र पढ़ लिए। अलोन्त्यस्य परिभाषा सूत्र के आधार पर अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश होगा।
अंतिम वर्ण के स्थान पर ये गुण होगा। तो देयर इज आल्सो अनदर परिभाषा सूत्र इको गुण वृद्धि। I'll just mention this 113, that Paribhasha Sutra is also applicable here. 113, very beginning of Ashtadhyayi. This is another Paribhasha Sutra. Yatra guna shabdena gunadeshaka nirdishyate. Uta vriddhi shabdena vriddhyadeshaka nirdishyate. Tratra saha adeshah ik varnasya sthane bhavati. So some sutra is saying that गुणादेश करना है या वृद्धि आदेश करना है, like that it is mentioned. But then the sthana is not specifically mentioned. तो वो गुणादेश वृद्धि आदेश आप एक वर्ण के स्थान पर ही करना है, ऐसा ये परिभाषा सूत्र कह रहा है. Whenever it is mentioned that गुणादेश करना है, वृद्धि आदेश करना है, but the sthana is not specifically mentioned, then it will come in the place of ikvarna only. So सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इगन्तस्य अंगस्य गुणः स्यात्. तो ये जो गुण इक वर्ण के स्थान पर ही आएगा, सार्वधातुक आर्धधातुक परे होने पर. इट्स आल्सो ए वेरी फंडामेंटल बेसिक अंगकार्य का सूत्र. द एप्लीकेशन ऑफ द सूत्र कम्स इन थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस. तो उदाहरण देखिए, जी धातु प्लस शप प्रत्यय, संज्ञा लोप होने के बाद अ बचेगा. तो इधर देखिए, शप प्रत्यय इस सार्वधातुक प्रत्यय, तिंशित सार्वधातुकम, और इगंत अंग है. इगंत अंग को सार्वधातुक आर्धधातुक योग से गुणादेश होगा, नॉट एकादेश, ओनली गुणादेश. तो ये गुणादेश इक के स्थान पर करना है, ई के स्थान पर गुण करना है. तो ई के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? ये आएगा, जे आएगा, जे आ. उसके बाद ऑफकोर्स नेक्स्ट स्टेप इज दैट जे प्लस ये चो यवायावह करके जय, ये चो यवायावह सूत्र हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं. जे प्लस अ जय होगा. नी प्लस अ, इधर भी सार्वधातुक आर्धधातुक योग हो. ने प्लस अ, ईकार का ए हो जाएगा. हियर ऑल्सो यू कैन सी अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, सवर्ण ग्राहक कर सकते हैं. दीर्घ इकार है, बट दीर्घ इकार कैन बी कंसिडर्ड क्योंकि अविधीयमान अण सवर्ण को ग्रहण करेगा. तो यू कैन सी दो पहले जो सूत्र पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन कितना ब्रॉड है. अविधीयमान अण में सवर्ण को ग्रहण कर सकते हैं. तो नी प्लस अ. तो इस तरफ ध्रुव प्लस अ गुणा करना है, तो उकार का ओकार होगा, द्रो प्लस अ. बू प्लस अ, उकार का गुण होगा, वो होगा. सृ प्लस अ, सृ प्लस अ में ऋकार का गुण होगा, रेप होगा. अ फॉलोड बाय उरण रपर है, रेप भी आएगा. whenever ऋकार is replaced by उरण अण प्रत्याहार के वर्ण, then you have to, it should be followed by रेप. इसलिए सर आ. अदर एग्जाम्पल्स, जी प्लस यत् प्रत्यय. यत् प्रत्यय इज व्हाट काइंड ऑफ प्रत्यय? यत् प्रत्यय सार्वधातुक या आर्धधातुक? आर्धधातुक धातु, आर्धधातुक प्रत्यय. आर्धधातुक आर्धधातुकम शेष है, तिंग भिन्न और षित भिन्न प्रत्यय है. इसलिए वो इस यत् प्रत्यय से कृत प्रत्यय है, ये बड़ी आर्धधातुक प्रत्यय है. तो इधर भी सार्वधातुक आर्धधातुक है, जे य, नी प्लस य, ने य, सेम. And the next sutra is पुगंत लघु पदस्य च. पुगंत लघु पदस्य च सूत्रार्थ क्या है? So it's immediately after सार्वधातुक आर्धधातुक योः. So therefore अनुवृत्ति is coming. पुगंतस्य लघु पदस्य च अंगस्य इकः गुणः स्यात् सार्वधातुक आर्धधातुक योः परयोः. पुगंतस्य
पुगंतस्य is basically puk antasya pugantasya. Puk is a particular agama which comes in certain cases. पुक जिसके अंत में हो, पुगंतस्य. और लघु उपदस्य, लघु पदस्य, लघु उपदा, उपदा में लघु होने के समय लघु का अर्थ क्या है? सूत्र के साथ कोई बता सकते हैं? ह्रस्वम लघु, ह्रस्वम लघु अनेन. हाँ, ह्रस्वम लघु, ह्रस्व वर्ण को लघु संज्ञा मिलेगा. तो उपदा में अगर लघु वर्ण होगा तो पुगंतस्य लघु उपदस्य अंगस्य इकः गुणः स्यात्. उस अंग के इकु को गुण होगा. इकु को गुण होगा क्योंकि वी ऑलरेडी स्टडीड द परिभाषा सूत्र इको गुणवृत्ति. पुगंतस्य लघु उपदस्य अंगस्य गुणः स्यात् सार्वधातुक आर्धातुकयोः परयोः. तो विल सी द एग्जांपल्स. अभी पुगंत का एग्जाम्पल नहीं देखेंगे पर लघु उपद का एग्जाम्पल देखेंगे. पुगंत का एग्जाम्पल अभी सार्वधातुक प्रक्रिया में नहीं आएगा. लघु पुगंत का एग्जाम्पल आएगा पर वो बाद में देखेंगे. पर लघु पद का एग्जाम्पल देखेंगे. तो चित्त प्लस शप प्रत्यय. शप इस सार्वधातुक प्रत्यय और चित्त में लघु उपदा है ना. उपदा में इकार है. उपदा मीन्स, उपदा का सूत्र कोई बता सकते हैं? अलोन्तस्य पूर्व उपदा. बताइए फिर से. अलोन्तस्य पूर्व उपदा मतलब सेकंड लास्ट लेटर पेनल्टीमेट इज उपदा. हाँ, तो सूत्र में थोड़ा गड़बड़ कर लिया. सॉरी. अलोन्त्यात पूर्व उपदा. हाँ, अलोन्त्यात पूर्व उपदा. तो सेकंड लास्ट लेटर, सो सेकंड लास्ट लेटर इकार है, उसको गुणा करना है. तो गुणा करेंगे तो छेद अ, मुद प्लस अ, मोद अ, लिक प्लस न्यत प्रत्यय, लेक या, चुद प्लस या, न्यत प्रत्यय. दिस आर ऑल आर्धधातुक प्रत्यय. आफ्टर द इत्संज्ञा लोप यकार रिमेन्स. तो उपदा को गुण चोदिया. So these are very puganta lagupadasachiya sarvadhatuka ardhatuka. The application is very large application is there. And then achong niti, little difficult to pronounce. Achong niti, the exact pronunciation 72115. See the right pronunciation. Achonyanite. Achonyanite. This is the pronunciation. Achong niti. So achong niti ajantasya angasya वृद्धि स्यात् नीति नीति च परे. अजंत अंग को वृद्धि होगा. नीति नीति, नीति नीति मतलब जिसमें ञकार का इत्संज्ञा हो, जिसमें नकार का इत्संज्ञा हो. नीति मीन्स ञ इत, नीति नीति परे. Those pratyas which are nit pratyay and nit pratyay, when those pratyas are there, then ajant अंग को वृद्धि होगा. तो एग्जाम्पल, निची धातु और घाई प्रत्यय. आफ्टर इत्संज्ञा लोप व्हाट रिमेन्स इज अकार. सो अजंत अंग के बाद नित प्रत्यय है, देयरफॉर वृद्धि आदेश होगा. वृद्धि आदेश इक के स्थान पर होगा. इकार के स्थान पर वृद्धि करेंगे तो ऐकार आएगा. निचय प्लस अ. आफ्टर दैट एचो यवा यावक वो फर्दर का कार्य विल बी देयर. द निस पू प्लस अ, ऊकार के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा. निस पौ अ. नी प्लस अक, नई अक. बू प्लस न्यत प्रत्यय इस नित प्रत्यय. बौ य, त्र प्लस न्यत प्रत्यय. सो वृद्धि आदेश होगा. उसके बाद उरण रपर है कार्य. गौ, हाँ, गोतो नित. नेक्स्ट सूत्र अत उपदायाः. अत उपदायाः, ये सूत्र का अर्थ क्या है? अंगस्य उपदायाः ह्रस्व अकारस्य वृद्धिः स्यात् नीति नीति च परे. सेम नीति नीति च परे,
पर अंग के उपदा के ह्रस्व आकार को वृद्धि होगा, उपदा के ह्रस्व आकार को वृद्धि होगा। सो द वेरी फेमस शब्द राम शब्द, राम शब्द का व्युत्पत्ति रम धातु से आता है। रम धातु से गई प्रत्यय जोड़ के राम शब्द, राम प्रातिपदिक मिलता है। तो रम धातु प्लस घई प्रत्यय, तो ञित प्रत्यय उपदा में आकार है, उसका वृद्धि होगा, इसलिए राम, राम प्लस राम। पच प्लस अक, अक इज अ नित प्रत्यय, is a originally is a null pratyaya. Null pratyaya got transformed and it became aka. Therefore, originally it is a nit pratyaya. Originally it is a nit pratyaya. So therefore, अंग के उपदा के आकार को वृद्धि होगा। पाचक, वद प्लस य, वाद्य, ऐसा। इस तरफ सामान्य अंग कार्य हमने देख लिया। और I just want to quickly go through because we have gone very slowly actually. हाँ, just few sutras about the Samanya Sandhi Karya will do. We already covered some Sandhi Karya sutra. So Varnanam Sandhi Karya means Varnanam Vyatyayaha Sandhihi. Sandhi Karya, already we introduced Sandhi. Whenever there is a transformation of the Varna, that is a Varna, that is a Sandhi. So Sandhi is a Varna Karya. So you have to understand the difference between Anga Karya and Sandhi Karya. Sandhi Karya is a transformation of the Varnas. But Anga Karya is a, Anga Karya may happen on a particular Varna in the Anga, but the Anga Karya is dependent on a particular Anga. But Sandhi Karya specifically acts on a particular Varna. The entire Anga is not considered. The entire Anga is not taken into consideration for the Sandhi Karya. But Anga Karya, the entire Anga is taken into consideration. But although the action may happen in a particular Varna. तो ये सब ऑलरेडी संधि कार्य संहिता होने के समय ही होगा। संहितायाम सत्याम संधि ही। एक पद के अंदर संहिता हमेशा नित्य होगा। धातु और उपसर्ग के बीच में संहिता हमेशा रहेगा। समास के अंदर संहिता हमेशा रहेगा, नित्या समासे। पर वाक्येतु सा विवक्षायाम विवक्षाम अपेक्षते। वाक्य में दो पदों के बीच में वक्ता के विवक्षा के आधार पर संहिता हो सकता है या संहिता नहीं हो सकता है। संधि कार्य कैन बी आदेश, आगम और लोप। Sometimes sandhi karyas are divided into three types: Ajsandhi, Halsandhi, and Visarga Sandhi. So Iko Yanachi we already studied. Yan Sandhi we already studied. So I will not go into the detail. And then, so these are examples for Iko Yanachi. Yecho Yavayavaha, this also we studied. Yechaha Kramad I, Av, I, Av, Yete Adeshaka Suhu, Achi Pare Samhitaya. So Yecho Yavayavaha, Iko Yanachi, this Sandhi is also called as Yan Sandhi. We call it as Yan Sandhi. Yecho Yavayavaha is also called as Yanta Vadesha. और अयादि संधि कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं, या यांत वांतादेश संधि ऐसा भी कहते हैं। अदर नेम्स फॉर इट। आद गुण है, वी ऑलरेडी स्टडीड, इट्स कॉल्ड एज गुण संधि। एंड देन वृद्धि रेचि, इट इज कॉल्ड एज वृद्धि संधि, सामान्य वृद्धि का संधि। देयर आर आल्सो अदर सूत्रस व्हिच डू वृद्धि संधि, इट इज अ वेरी सामान्य सूत्र। वृद्धि रेचि, we have studied this. Akah savarne dirgha, it is called a savarna dirgha sandhi. Akah savarne pare purva parayoho ekah dirgha adeshaka syat samhitayam. And then now ato gune. Ato gune ये प्रश्न भी रंगा प्रभु ने पूछा। अतो गुणे, what is the सूत्रार्थ? अपदान्तात् अकारात् गुणे परे पूर्व परयोः एकं पररूपम आदेशः स्यात् संहितायाम. So ato gune is it does ekadesh.
तो एकादेश कम्स इन पूर्व और पर के स्थान पर, and this एकादेश can be divided into three categories: पूर्व रूप एकादेश, पर रूप एकादेश, or some अन्य रूप एकादेश. Like the एकादेश, like some letter which is different from purva varna and para varna, that can replace both the purva varna and para varna. That is a anya rupa ekadesh. But para rupa ekadesha is that the para varna only replaces the purva varna and para varna. That is the para rupa ekadesha. Purva rupa ekadesha is that purva varna only replaces the purva and the para varna. That is the purva rupa ekadesha. So ato gune is a pararupa ekadesha sandhi, pararupa sandhi. So a padantat akarat gune pare पूर्व परयोः एकं पररूपम आदेशः स्यात् संहितायाम. Let us see the example. So अब देखिए example देखिए. So this sutra is a अपवाद for सवर्ण दीर्घ संधि. अकः सवर्ण दीर्घ का अपवाद है, और this also an अपवाद for सवर्ण दीर्घस्य वृद्धेः च अपवादः. How can it be apavada for vriddhi? Maybe some mistake here. Vriddhehe cha apavada. So let us see the example. So a padantat aha. So there is a condition here. A padanta akar hona chahiye. Uske baad guna. Guna may be, guna is basically three letters. A, ye, wo. Then there will be pararupa ekadesha. Pararupa ekadesha will be, if it is a followed by a, pararupa ekadesha will be a. A followed by ye, pararupa ekadesh will be ye. A followed by wo, pararupa ekadesh will be wo. So bhava plus anti. So vakarottara akara, normally here bhava plus anti, what are the different possibilities? So आद गुणः से आप गुण एकादेश कर सकते हैं, पर उसका अपवाद सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ एकादेश कर सकते हैं. पर अकः सवर्णे दीर्घ का अपवाद है अतो गुणे इधर, क्योंकि इधर स्पेसिफिकली आपदांत आकार कहा गया है. आपदांत आकार के बाद फॉलोड बाय गुण, द मोर स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेंशन्ड. देयरफॉर अतो गुणे इज अपवाद फॉर अकः सवर्णे दीर्घ. देयरफॉर इट विल बी पररूप एकादेश, इट विल बी भवन्ति. वंद प्लस ये, वंद प्लस ये. Normally what should happen here? Yeah, vanda plus a में वृद्धि रेची should happen. वृद्धि रेची वंदई, वृद्धि रेची वृद्धि एकादेश होना चाहिए. But here the akara is apadanta akara followed by guna. Therefore ato gune only has to be applied. If you don't apply ato gune, the ato gune sutra will become redundant. And ato gune is a very smaller area. So when a particular the smaller area condition is fulfilled, then you have to apply the sutra of that smaller area only. तो फिर pararupa ekadesh करके वंदे होगा. So therefore ato gune is apavada for akah savarne dirgha and vriddhi rechi. Yeah, this point is correct only. Vriddhi hecha apavada. And then there is another sutra ami purva. So ami purva is the purva rupa ekadesha sandhi. So what is the atra sutra artha? Akah ami achi pare. Akah ami achi pare पूर्व परयोः एकः पूर्व आदेशः स्यात् संहितायाम. तो पूर्व रूप एकादेश होगा कब होगा? अक के बाद अम प्रत्यय के अच परे होने पर. अम इज अ पर्टिकुलर प्रत्यय. सो तिप्तस जी सिप्तस्त मिप वस मस. तो ये जो मिप प्रत्यय है ना, उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रत्यय, मिप प्रत्यय के स्थान पर कभी कभी अम आदेश आता है.
वी विल सी द सूत्रस लेटर। हाँ, तो जब अक के बाद अम प्रत्यय का अच्छ परे होने पर पूर्व रूप एकादेश होगा। दिस इज अगेन अपवाद सूत्र फॉर सवर्ण दीर्घ संधि। अकह सवर्ण दीर्घ का अपवाद है, और अतो गुणी का भी अपवाद है, पररूप एकादेश का अपवाद है, और यण च अपवाद है, यण संधि का भी अपवाद है। You see this examples. Just we are going to end in few minutes. So पूर्व वर्ण is अक के वर्ण. It can be a, e, a, u. Para varna will be am. So then it will be purva rupa ekadesha. It will be basically purva varna is a or a. A, am. E, makara. U, ma. उदाहरण देखिए, अभव प्लस अम। तो अभव प्लस अम इधर नॉर्मली क्या होना चाहिए? अक सवर्ण दीर्घ। अक सवर्ण दीर्घ होना चाहिए। ओके। या इधर अतोगुणे भी होता, अक सवर्ण दीर्घ का अपवाद अतोगुणे भी हो सकता है, अतोगुणे भी कर सकते हैं। पर इधर अमी पूर्व ही अप्लाई करना है, क्योंकि अमी ये स्पेसिफिक कंडीशन इज मेंशन। अक के बाद अम प्रत्यय होने पर आपको अमी पूर्व ही करना है। So here the Ami Purva is acting as an apavada for Ato Gune and Akah Savarne Dirgha. Therefore Abhavam ऐसा होगा। रमा प्लस अम, इधर भी अकह सवर्ण दीर्घ कर सकते हैं, हमको अतो गुणे का इधर संभव नहीं है। पर रमा प्लस में अकह सवर्ण दीर्घ को छोड़ के आपको अमी पूर्व ही करना है। अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश करके रमाम करना है। Even if you do the akah savarne dirgha, the same form will be there, but then you should not apply that sutra, although the form may be same, but ami purva only has to be applied. Hari plus am. Hari plus am में normally what should happen? Which sandhi should happen? एन संधि will इको एनर्जी होना चाहिए, इको एनर्जी होना चाहिए। पर अमी पूर्व है, इस विशेष सूत्र है, इसलिए आपको अमी पूर्व से हरिम ऐसा होगा। गौरी प्लस हम, इधर भी इको एनर्जी होना चाहिए, पर अमी पूर्व से गौरीम ये भी यही करना है। गुरु प्लस हम, इधर भी अमी पूर्व, इको एनर्जी नहीं, गुरुम। हु प्लस अम, हुम। तो इस तरफ अच संधि के कार्य बेसिक सूत्रस वी हैव स्टडीड। इको एनर्जी, अकः सवर्णे दीर्घः, आद्गुणः, वृद्धिरेचि, और अतो गुणे अमी पूर्वः, आटश्च सूत्र, ये सब these are the एचो यवायावः। And we already studied previously jalam jashonte, that sutra we have studied, and yesterday we studied nacha padanta se jali और अनुस्वार से यही परसवर्ण है। They are basically अनुस्वार के संधि है, but these are all sandhi sutras. So all these sandhi sutras will give exercise also. You just these sandhi sutras have to be thoroughly understood, and you have to immediately, you should be immediately identify that which sandhi has to be applied and immediately perform the sandhi there. ठीक है, इसे समाप्त करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए। तो अगले कक्षा में हम त्रिपादी के कार्य वो बढ़ेंगे। उसके बाद विल सी द फर्दर वादिगण के धातुओं का रूप सिद्धि, प्रत्यय निर्माण, ये सब अगले हफ्ते हम देखेंगे। Prabhu, quick question. I understood the difference between Angakaryam and Sandhi, but just to clarify, in Angakaryam also it is about joining of two. It's also a Sandhi, right? Is it Angakaryam is a type of Sandhi, or it can happen? Angakarya, for example, Sarvadhatuka Ardhatuka Yoga. We take the sutra. Now, that sutra says that Sarvadhatuka pratyay pare hone par. When there is a Sarvadhatuka pratyay or Ardhatuka pratyay,
इगंत अंगु को गुण होगा, इगंत अंगु को गुण होगा. So it is not specifically mentioning the karya itself is coming within the angadikara. And the nimitta is also not dependent on a particular letter. Nimitta is dependent on a particular pratyaya. It should be a sarvadhatuka pratyaya or ardhadhatuka pratyaya. And the action is happening on a anga. And then where to perform that action, we understand using the other sutras like Iko Guna Vriddhi. So we have to perform the guna in the place of the ik letter. Although the action finally is happening is that only the varna vikara, but the nimitta, if we see the sthani and the nimitta is a entity pratyaya. But when you see the Sandhi Sutras always mention that akara followed by ak. The Specific sthani is two an letters. individual letter, and the Two nimitta letters, is two also ones. particular letter is mentioned. Specific two letters is mentioned, so only then sandhi it falls as sandhi sanya. Prabhuji, apadanta, how do you identify that? So apadanta is whichever is suptingantam padam, whichever is not subanta and tinganta, that is a apada. So how do we identify? We will also see the due course of at least apada. You have to understand that which is not subanta, that is not tinganta. That much you understand. So you can see, like, whenever there is a suppose, for example, ato gune, apadant a. So bhava plus anti. So vakarottara akara, it is a apadanta akara. Because if you see we are showing only the particular step in the prakriya. The whole prakriya starts with bhu dhatu. It starts with bhu dhatu and then the ji pratyay, tipta ji. And then between bhu and ji pratyay, there is a shap pratyay comes. And then after that shap pratyay, there is a shap nimittaka angakarya, that is sarvadhatuka ardhatuka yoho, followed by yecho yavayavaha. Then what happens is that bhava. And the ji pratyay undergoes a transformation. Ji pratyay becomes anti. So ji pratyay has become anti, and then bhu plus shap has become bhava. So now we are showing the one part of the prakriya where there is bhava plus anti. So this bhava, in that bhava, that vakarottara akara, it is a apadanta akara, because the entire pada is nothing but tinganta pada. Bhava is not a tinganta. Bhava is bhu plus shap, it has become bhava. Bhu plus shap is not a tinganta, and it is not a subanta. Therefore, this akara is apadanta akara. So therefore, because we are just showing the particular step in a prakriya, you may get a confused. But apadanta means that is not subanta, that is not with the tinganta. So bhava plus anti, the entire thing is the tinganta pada. Because bhava plus anti, it's basically anti is a thing pratyay, and then bhu dhatu shap pratyay. The entire thing is, we can say, tinganta pada. But within that, vakarottara akara is the apadanta akara. Similarly, Vanda plus A. Okay? Yes, please. Okay, हम अभी समाप्त करते हैं. I'll send the exercise also. I un real rig, ye om, I ouch, hayavarat, learn, yamagananam, chabai, hadadash, jabagadadash, thapa, chata, thacha, tatau, tapai, shashasar, hal, iti maheshwarani sutrani.